हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं या फिर बहुत लोग जो है अपने बच्चों को केवीएस में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो केवीएस की जो गाइडलाइन होती है वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर दी है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको शेयर करने की बहुत पूरी कोशिश की है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चों को किस क्लास में पढ़ाना चाहिए या फिर आप जो सर्विस करते हो उस हिसाब से आपके बच्चे की क्लास क्या आएगी या फिर क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लगना ज़रूरी है केवीएस में। फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए क्या क्या होता है, वो सारे रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की हुई है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर देखते हैं कि अगर आपको आपके बच्चों को फर्स्ट क्लास में या फिर कोई भी क्लास में एडमिशन कराना हो तो क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात जो है वो आपका जो क्लास फर्स्ट का एडमिशन कराना होगा वो ओपन होगा। अप्रॉक्सीमेट डेट जो है 25 मार्च से जो है फर्स्ट क्लास के एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएंगे और 5 to 17 अप्रैल तक जो है या फिर मई जो होता है फाइनल, वहाँ तक एडमिशन जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्च जो है वो अप्रॉक्सीमेट डेट जो है वहाँ पे आपके एडमिशन जो है वो क्लास फर्स्ट के लिए शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपकी जनरल गाइडलाइन होगी या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। सेकंड पार्ट में जो होगा क्या क्या ज़रूरी है, सर्विस कैटेगरी क्या होगी उसमें आएगा। और थर्ड पार्ट में जो है वो आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो मैंने यहाँ पे डिटेल फिल की हुई है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं केवीएस में एडमिशन कराना हो। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हो या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो, बीएसएफ वाले हो, सीबीआई वाले हो, वो फर्स्ट क्लास में आते हैं या फिर फर्स्ट आपकी जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपके आते हैं जनरल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस वाले जो लोग होते हैं। इसमें क्या हो गए, एयर इंडिया वाले हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, सीबीएसई वाले हो गए, जो पेरेंट्स जो है वो इसमें आएंगे। थर्ड में क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो आएंगे, जैसे कि दिल्ली फायर सर्विस में हो, दीनदयाल हॉस्पिटल में होगी, मतलब क्या कि स्टेट में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में थर्ड कैटेगरी जो है वो उनकी होगी। फोर्थ कैटेगरी में आएगी आपके जो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस जो हो वो आएगी। इसमें क्या आएगा, दिल्ली हाई कोर्ट वाले जो पेरेंट्स होंगे वो आएगी फोर्थ कैटेगरी में। फिफ्थ कैटेगरी में आएगी आपकी चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरीज, दैट इज़ प्राइवेट और बिजनेस कैटेगरीज। मतलब क्या कि जिन चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स है वो प्राइवेट या फिर बिजनेस कैटेगरी में होंगे। फॉर एग्जांपल एडवोकेट होंगे, आंगनवाड़ी में होंगे, बिजनेस होंगे, कोई एजेंसी में काम करते होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो कैटेगरी है वो फिफ्थ में आएगी। और फिफ्थ और सिक्स तो जो है वो लगभग सेम है, मतलब इस बार जो है वो मर्ज हो गए दोनों भी कैटेगरी जो है, चिल्ड्रन फ्रॉम फॉरेन नेशनल वाले और चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरीज वाले। ये 6 थी और ये 5 थी, दोनों मिला के अब 5 हो गई है। मतलब टोटल 5 कैटेगरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो एलिजिबल एज फॉर एडमिशन के लिए आपका जो एलिजिबल एज है, आपके बच्चे के लिए एलिजिबल एज जो है वो क्या होगा, तो A child must be 6 years old as on 31st March in the academic year। मतलब जो एकेडमिक ईयर लेना है, जो एकेडमिक ईयर चल रहा है, जो साल चल रहा है, उसमें आपका जो बच्चा है वो 31 मार्च के करीब जो है वो 6 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। पहले जो था वो 5 ईयर था, अब जो है वो 6 ईयर इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लास 1 में एडमिशन जो लेना है तो बच्चा आपका कितने ईयर का चाहिए, 6 ईयर का चाहिए। ठीक है, तो चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अगर आपका बच्चा मानो यहाँ पे 31 मार्च दिया हुआ है तो 1 अप्रैल को अगर आपका बच्चा मतलब उसका बर्थ है तो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडलाइन होगी उसमें क्या होगा कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। मतलब क्या, आपका जो बच्चा है उसके लिए कौन से क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या होगी वो इस टेबल के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। क्लास है, मिनिमम एज यहाँ पे दिया गया है 31 मार्च के पहले और मैक्सिमम एज है 31 मार्च के बाद तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से पूरे जो है वो 9th तक जो है वो आपकी क्लास की जो लिमिट यहाँ पे दी गई है, ईयर यहाँ पे दी गई है। तो फर्स्ट क्लास के लिए आपका बच्चा 6 ईयर का होना चाहिए, मैक्सिमम 8 ईयर का होना चाहिए। सेकंड के लिए
7, मैक्सिमम 8, ऐसे करके पूरा जो है 9 तक आपका बच्चा जो है वो मिनिमम 14 ईयर का और मैक्सिमम 15 ईयर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना इससे कम होना चाहिए। ठीक है, 10th के लिए भी यहाँ भी दिया हुआ है, 10th के लिए भी 15 और 16 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे नोट है, इंपॉर्टेंट दिया है कि द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स बाय 2 ईयर इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। मतलब क्या कि जो आपके डिफरेंटली एबल बच्चे होंगे, जिन्होंने मतलब कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उन बच्चों के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 2 ईयर क्या है, मतलब 2 ईयर्स जो है वो रिलैक्सेशन किया गया है बाय द प्रिंसिपल के गाइडलाइन के हिसाब से या प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं क्लास स्ट्रेंथ क्या होती है। तो क्लास स्ट्रेंथ में जो है वो 40 सीट आती है, 40 सीटें आती है एक क्लास के लिए। तो रिजर्वेशन है, RTE जो है, RTE राइट टू एजुकेशन के रूल से हिसाब से आपको 25% जो है मतलब 10 सीट RTE के स्टूडेंट को मिलेगी। SC की 15 सीट मतलब 6 सीट मिलेगी। ST के यहाँ पे 7.5% मतलब 3 सीट है। OBC के 27% मतलब 11 सीट है। और फ्रॉम एक्ट 1995 के हिसाब से जो डिफरेंटली एबल कैटेगरीज होगी उन बच्चों के लिए 3% सीट यहाँ पे दी गई है। तो इस हिसाब से आपका जो क्लास स्ट्रेंथ जो है वो 40 सीट का जो है वो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि एडमिशन विथ केवी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंक्लूड लोकल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एडमिशन में क्या होगा, अगर आप केवी टू केवी आपके बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पहले साउथ में हो और अब आपकी जो ट्रांसफ़र है वो नॉर्थ में हो गई है, तो आपका जो बच्चा है वो केवी टू केवी ट्रांसफ़र करने के लिए उनको क्या चाहिए कि लोकल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है। सेकंड इसमें आता है कि स्टूडेंट ऑफ NIOS या फिर स्टेट बोर्ड ICSE फॉर क्लास 10th, ठीक है, सॉरी 11th, मतलब क्या कि जिनकी जो बच्चे होते हैं वो स्टेट बोर्ड से हो या फिर कोई भी बोर्ड से हो, तो क्लास 11th के लिए उनकी जो वैकेंसीज होती है वो एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। बाद में है कि फ्रेश एडमिशन फॉर क्लास 10th एंड 12th बिलो 40 स्ट्रेंथ, मतलब जो बच्चों को फ्रेश एडमिशन लेना है तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, स्ट्रेंथ जो है वो 40 जो है उसके नीचे चाहिए। तो इफ़ स्टूडेंट फ्रॉम CBSE स्कूल, अगर बच्चा जो है वो CBSE स्कूल से होगा तो उसको एडमिशन मिलेगा। इफ़ स्टूडेंट नॉट लेस दैन 55% मार्क फॉर क्लास 9th, मतलब क्या कि जो 9वीं कक्षा में आपका जो बच्चा है उसको 55% से कम मार्क्स नहीं चाहिए तो ही एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है फॉर 12th 55% मार्क्स नीडेड इन अ क्लास 11। 12th के लिए आपके बच्चों को 11th में 55% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, ये ज़रूरी है। अदरवाइज जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, गाइडलाइन जो यहाँ पे दी गई है KVS के लिए, वो सारी आपके बच्चों को लागू होना चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि एडमिशन फॉर अब्रॉड स्टूडेंट, जो अब्रॉड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एडमिशन क्या होता है, अब्रॉड स्टूडेंट मतलब क्या कि जो फॉरेन कंट्री से आते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा अगर फॉरेन कंट्री से सीख के आ रहा है, वो 4th क्लास में हो अगर, तो उसको डायरेक्ट एडमिशन देना चाहिए सेम क्लास में। अगर कोई बच्चा फॉरेन, मानो कि अमेरिका से आया है और वो 4th क्लास में है, तो उसको सेम क्लास में एडमिशन देना ज़रूरी है, ना कि फर्स्ट से या फिर पहले से शुरू करना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल की एडवाइस के हिसाब से 4th क्लास में ही सेम क्लास में उसको एडमिशन देना है। नेक्स्ट है कि एडमिशन फॉर वैकेंट सीट, अगर वैकेंट सीट के लिए एडमिशन कैसे देना है, इफ़ अगर सीट जो है वो वैकेंट रहती है, कब, 13 जून के बाद, तो DC की परमिशन से हिसाब से उसको 100% फिल किया जाता है। 31 जुलाई तक जो है वो फिलिंग होती है, कब, अगर वो वैकेंट रहे तब। ठीक है, ज़्यादातर इन केस जो है वो ज़्यादातर वैकेंट रहती नहीं है, पर अगर रह गया, कुछ भी 1-2 सीट खाली रह गया, तो उसको 31 जुलाई तक कोई भी कैटेगरी का बच्चा जो उसमें लग रहा है, बैठ रहा है, उसको एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1, आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पार्ट 2 के पास। पार्ट 2 क्या है कि स्पेशल प्रोविजन वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा कि चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन सन और डॉटर हु आर सर्वाइंग इन KVS। ठीक है, कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी जिसका नाना नानी दादी कोई भी अगर KVS में सर्विस करता हो या फिर सर्वाइंग करे हुए पहले, तो उनके बच्चों को यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, मतलब उनको एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। सेकंड जो है KVS एम्प्लॉय ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सर्वाइंग रिटायर ऑफ KVS ऑफिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर KVS एम्प्लॉय हो, कोई भी जिसका दादा दादी कोई भी अगर हो, उसके रिटायर KVS में वो पढ़ाते हो या फिर KVS में पढ़ाते पढ़ाते रिटायर है, और कोई भी ऑफिस में अगर वो रिटायर है,
तो उन बच्चों की यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बच्चे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस, मतलब कोई बच्चे के जो पेरेंट्स है किसी युद्ध में या फिर कोई बॉर्डर पे अगर उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन हु रिसिपेंट अवार्ड चक्रास एट्सेट्रा, ठीक है, मतलब जिन पेरेंट्स के जो है जिन बच्चों के पेरेंट्स को कोई अवार्ड मिला हो, चक्र मतलब भारत रत्न अवार्ड हो, कोई भी वीर चक्र हो वो मिला है, तो उन बच्चों को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, कोई पुलिस मेडल अगर उन्हें मिला है उन बच्चों के पेरेंट्स को, तो वो भी यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। जिनको स्टेट लेवल में जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट गेम में कोई फर्स्ट आया है, कोई इनकी पोजीशन जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से कोई हो, तो उन बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। कोई बच्चे के पिता को राष्ट्रपति पुरस्कार अगर अवार्ड मिला है स्काउट गाइड में, तो उनको भी यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड इन क्लास फर्स्ट एंड क्लास फिफ्थ अवार्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 पर सीट क्लास 1 एंड पर सीट फॉर क्लास सिक्स्थ अवार्ड इंक्लूड ट्विन गर्ल्स चिल्ड्रन अल्सो। अब ये क्या है, एसजीसी जो रूल है वो क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आपका एक ही लड़की है, ठीक है, मानो अगर आपकी एक ही लड़की है तो उसको एक सीट यहाँ पे दी जाएगा। पर अगर आपको 2 बच्चे एक साथ हुए, मतलब दोनों ही लड़कियाँ चाहिए, दोनों ही गर्ल चाहिए, मतलब क्या कि दोनों ही एक साथ हुए, ट्विन गर्ल अगर हो गए, तो उनको भी जो सीट है उनकी सीट की जो काउंटिंग जो है वो वहाँ पे एक ही मानी जाएगी। मतलब अगर आपको 2 बच्चियां साथ हुई है, ट्विंस है, तो वो एक ही साथ हुई है, तो उनको जो सीट होती है वो एक ही सीट यहाँ पे काउंट की जाएगी। और अगर आपकी सिंगल गर्ल है ना, मतलब वो एक ही है, उसके बाद ना लड़का है ना लड़की है, बस एक ही है, तो उसको भी यहाँ पे एक फुल सीट यहाँ पे दी जाएगा। तो इस तरह से ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का रूल जो है, एसजीसी वाला रूल यहाँ पे लागू होता है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होगा कि प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन की प्रोसीजर क्या होगी, तो ये हम यहाँ पे जानेंगे। फिर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें अगर आगे ली जानी है तो उसे पब्लिश करते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। अगर एडमिशन ओपन कराना है तो सबसे पहले हम पब्लिसिटी करेंगे, मतलब जिन कैटेगरी में ये बच्चों के जो पेरेंट्स है वो बैठ रहे हैं उनको बुलाएंगे, उनकी एक मीटिंग लेंगे, ठीक है। ये गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो यहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन क्या होगा कि क्लास फर्स्ट के लिए क्या होता है, फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एंड प्रिंट सबमिट इन ऑफिस ऑफलाइन, ठीक है। तो आपका जो क्लास फर्स्ट होता है उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है और ऑफलाइन क्लास में आपकी जो स्कूल में प्रिंट जो है उसकी सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये क्लास 1 का एडमिशन जो है वो HQ जो है, मतलब हेड क्वार्टर्स जो है वो अरेंज करते हैं। मतलब क्लास 1 में आपके बच्चों को अगर एडमिशन मिल रहा है तो वो आगे ही KV में रहेगा। इस तरह का ये रूल जो है वो है, इसलिए इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करके ऑफलाइन भरने पड़ते हैं। क्लास सेकंड से ऑनवर्ड क्या होता है, उससे आगे क्या होता है, क्लास सेकंड से आगे ऑफलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म की प्रोसेस होती है, एडमिशन की प्रोसेस होती है, वो स्कूल लेवल या फिर विद्यालय प्रिंसिपल जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये जो क्लास 2 की स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके आगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको ज़रूरी है, तो सबसे पहले क्या है कि फॉर क्लास 1 के लिए आपको एज सर्टिफिकेट चाहिए, आपका जो बच्चा है उसका एज सर्टिफिकेट चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, उसका आधार कार्ड ज़रूरी है, और पेरेंट्स साथ ही आपका आधार कार्ड और एक ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर, अगर आपकी कास्ट OBC SC ST कोई भी हो तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, और नॉन क्रीमिलियर जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो है इफ़ चिल्ड्रन इज़ डिफरेंटली एबल देन रिलेवेंट सर्टिफिकेट, अगर आपका बच्चा जो है वो कोई डिफरेंटली एबल होगा, कोई दिक्कत परेशानी उसको है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेरेंट्स सर्विस सर्टिफिकेट, मतलब पेरेंट्स क्या सर्विस करते हैं उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो,
तो उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो पेरेंट्स है, कोई भी बच्चे का पेरेंट्स जो है वो रिटायर ऑफिसर हो, तो वो कौन से श्रेणी में काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, उसका जो है रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरी है। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, कहाँ पे रहते हो उस जगह का जो रेसिडेंट प्रूफ है, मतलब जहाँ पे अब रह रहे हो वही जो ऑन डेट पता आपका होगा, वो यहाँ पे एड्रेस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है, अगर इम्पॉर्टेंट वाइल अप्लाइंग एडमिशन के टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शॉल नॉर्मली बी रिजेक्टेड इफ वैकेंसीज रिमेन, इट विल अलो टू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या कि अगर आपका कोई बच्चे का फॉर्म फिल करते करते वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट है, तो उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई वैकेंसी बचती है, मतलब 39 हो जाने के बाद एक वैकेंसी बच रही है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्या है, एडमिशन सिक्योर ऑन बेसिस ऑफ एनी रॉन्ग सर्टिफिकेट शैल कैंसिल बाय प्रिंसिपल एंड नो अपील अगेंस्ट सच एक्शंस बी एंटायर। मतलब क्या कि आप अगर एडमिशन कराते वक्त कोई गलत सर्टिफिकेट वहाँ पे जोड़े गए हैं या फिर कोई गलत सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे दिया है, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा या फिर उसको प्रिंसिपल कैंसिल करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई भी अपील आप फिर से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन विल बी डन ऑनलाइन मोड, नो चेंजेस शिफ्ट परमिटेड, इफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड इन सेम स्टूडेंट ओनली लास्ट फॉर्म विल बी कंसिडर। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। अगर आपका फॉर्म जो है वो बच्चे का फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती हो गई है, तो अगर आप फिर से फिल कर रहे हैं, 2-3 बार फिल कर रहे हैं, तो लास्ट का जो फॉर्म है वही आपका कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो भी फॉर्म आपने भरे हुए हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो 3 चीज़ें हैं उसका खास ख्याल रखिए आप एडमिशन कराते वक्त। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी गलती हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर अब देखते हैं कि मेथड क्या होगी, मेथड जो है वो एडमिशन क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने की मेथड यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे RTE जो है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से, लॉटरी के हिसाब से, DA लॉटरी के हिसाब से, क्लास 1, 2, 3, 4 OBC SC के हिसाब से जहाँ पे सीट होती है उन पे 4th स्लॉट जो है वो ज़्यादातर किए जाते हैं, 5th है पर 4th ही ज़्यादातर काउंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में क्या होता है कि 10 सीटों की जगह जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाली जाती है, उसमें ऑल कैटेगरी फॉर RTE रूल के हिसाब से जो है सब कैटेगरी के 10 बच्चे जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो स्लॉट होगा, सेकंड स्लॉट में क्या होता है कि लॉटरी फॉर डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे लॉटरी दी जाती है। थर्ड स्लॉट में क्या होता है, रिमेनिंग जो सीट होती है क्लास 1, 2, 3 के लिए यहाँ पे लॉटरी लगाई जाती है। मतलब 4th क्लास में क्या होगा, रिमेनिंग ऑल जो सीट्स होती है वो यहाँ पे होंगे। और 5th में फिर क्या होगा, मतलब 4th और 5th एक ही है, तो इसमें क्या होगा कि ऑल दिस प्रोसेस इफ सीट आर वैकेंट एंड सेक्शनल सीट नॉट फिल देन C4 इन प्रोजेक्ट IHL KV अवार्ड टू गेट एडमिशन। 5th स्लॉट में क्या होगा, अगर आपके सीट फिर भी वैकेंट रहे हैं, मतलब 40 सीट के अलावा आपके 38 ही बचे हैं, मतलब हुए हैं, 2 सीट आपके वैकेंट रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सेक्शनल सीट जो है वो फिल नहीं होते हैं, तो उसमें KV का अगर कोई टीचर हो या फिर IHL में कोई प्रोजेक्ट कर रहा है कोई पेरेंट्स, तो उनकी जो कैटेगरी है C3 और C4 की जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको एडमिशन प्रोसेस जो है वो सारा समझ में आया होगा। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी समझ में आया होंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी समझ में आया होंगे, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करना है वो भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो नोट यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट जो है वो 15 to 17 अप्रैल तक जो है वो एडमिशन क्लोज हो जाते हैं फॉर क्लास 1 के लिए, इसलिए अभी तक एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं। अगर एडमिशन ओपन हो जाएंगे तो आपको जल्दी ही पता लग जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास किया है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आए, आप कौन से कैटेगरी में हो
आप कौन सा जॉब करते हैं उसके हिसाब से आपका बच्चा जो है केवीएस में एडमिशन लेने के काबिल है या नहीं, आप देख सकते हो। इन सारी गाइडलाइंस को मैच करते हुए आपका जो बच्चा है वो केवीएस में जाएगा या फिर नहीं, वो आप देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।